हेलो फ्रेंड्स, दिस इज HR विश्वकर्मा फ्रॉम HR अकेडमी धनबाद। और अब इस वीडियो में हम बने रहेंगे कि जैसा कि आपने देखा इससे पहले वाले वीडियो में कि चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने के उद्देश्य से इसका स्थापना किया। क्या आपने पढ़ा या नहीं? तो अब हम लोग देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्य करने के क्या क्या उपबंध है, उस उपबंध पर फोकस करने का काम करेंगे। तो कहा जा रहा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा है। क्या कहा जा रहा, ध्यान से सुनिए। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ कि चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने का जो उपबंध है, कानून, उस पर फोकस कर रहा हूँ। तो बोला जा रहा है कि जो आयुक्त हैं वो अपनी निर्धारित पदावधि में, जो उनका है पदावधि क्या है पता है, बता सकते हैं? अभी हमने बताया भी, बताइए, देख लेंगे वीडियो में, आप फिर आगे अपलोड या कमेंट करने का काम करेंगे। पदावधि में काम करने की सुरक्षा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से वो उन्हीं आधारों पर ही हटाया जा सकता है जिस रीति वो आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। ध्यान दीजिए, बोलेंगे कैसे हटाया जाता है, वो आगे वीडियो में बने रहेंगे। लेकिन फिलहाल ध्यान दें कि अब मैं बात क्या कर रहा हूँ कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अगर उनको हटाना होगा तो वही सारे प्रोसेस होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे। दूसरे शब्दों में, उन्हें दुर्व्यवहार, असक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब ये प्रोसेस हुआ, क्या बोला, अगर दुर्व्यवहार हुआ या किसी तरह का क्षमता नहीं है तो दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत पारित होगा, उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाने का काम किया जाएगा। अतः यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता है, हालांकि उन्हें राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति को लगा कि उनको और भी रहना चाहिए, तो ऐसा बात नहीं है, ठीक है। उनका जो पदावधि था, हमने अभी पूरी अच्छे तरीके से डील करने का काम किया, चर्चा करने का काम किया, ठीक है। नेक्स्ट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ध्यान दीजिए, क्या कहा मैंने, जैसे मैंने क्या कहा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हुई, उसको हटाने के प्रोसेस पर भी हमने फोकस किया। तो नियुक्ति करे तो कौन करे, राष्ट्रपति करे, हटाए तो कौन करे, राष्ट्रपति हटाए, लेकिन एक रीति के आधार पर। इसका तो फाइनली राष्ट्रपति ही हटाए। अभी आपको मैंने बताया, दोनों सदन पारित करेंगे, विशेष बहुमत द्वारा पारित करेंगे, फिर राष्ट्रपति से उसमें सहमति प्रदान करने का काम करेंगे तो हटेंगे। लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अंदर जो निर्वाचन आयुक्त रहते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त, अगर उनकी नियुक्ति या उनको हटाने का काम भी अगर हो, तो वो अगर उनकी नियुक्ति करनी है, उनको हटाना पद से, तो बिना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर नहीं होगा। जाहिर सी बात है। अरे मेनली समझ लीजिए ना, इसको कोई बहुत बड़ा बात नहीं किया जा रहा। अगर आप घर में ही रहेंगे, तो अगर आपके घर में मुखिया है पापा, तो आपके पिताजी से किसी को मिलने की ज़रूरत है, किसी से पूछने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत है, डायरेक्ट मिल सकते हैं। लेकिन घर में जो हैं मेंबर हैं, उनके मेंबर से मिलने के लिए पापा मम्मी की इजाज़त ज़रूर लेनी पड़ेगी। बात समझे? बोले नहीं हम लोग तो बिना पूछे चले जाते, नहीं, वो मम्मी पापा का इजाज़त ही होता है। लेकिन जिस दिन अगर मना कर दे तो क्या आप मिल सकते हैं या आप किसी को बुला सकते हैं? नहीं। कहने का मतलब बात को समझ में आ गया होगा। तो मेन मुखिया हो गया मुख्य, उसकी नियुक्ति के लिए अन्य की सलाह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अन्य आयुक्त, अन्य मेंबर, अन्य सदस्यों की नियुक्ति या पद से हटाना है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह जरूर होनी चाहिए। हालांकि निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष काम करने के लिए संविधान के तहत दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ दोष भी है। क्या दोष है? तो संविधान में
निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। ध्यान दीजिए, ठीक है। सदस्य के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए वो संविधान में निर्धारित नहीं की गई। जबकि आप देखोगे निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में देखने को मिलता है, अभी आपको हमने बताया। देखिए, रिपीट कीजिए, रिपीट करके आप कमेंट में आंसर करने का काम कीजिए। बहुत से बार बार मैंने रटवाया, उसको याद करवाने का काम कीजिए। देखिए लास्ट वीडियो में, उसके बाद आंसर दीजिए। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो आप देखोगे तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि आयोग के सदस्यों की अर्हता बोले तो विधिक हो, शैक्षणिक हो, प्रशासनिक हो, न्यायिक हो, जो भी हो वो कहा जा रहा है निर्धारित नहीं की गई। संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी है, पद की अवधि कितनी है, ठीक है। तो देखिए, अब बोलेंगे कि अभी आपने बताया लास्ट वीडियो में, हाँ बताया, लेकिन उसमें पद, तो यही सब ना क्वेश्चन उठाए जाते हैं। वहाँ पर कहा जाएगा निम्न में से कौन सा कथन सही है। आप जनरल एग्जाम दे रहे तो जनरल बातें पूछ दी, पदावधि है, कितने मेंबर हैं, अदर कितने मेंबर है, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की, बस इतना काफ़ी है। लेकिन अगर सिविल सर्विस पे आते हैं तो ये सब क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। इसके दोष को ही, मतलब उसके नेगेटिव को ही पॉजिटिव बना के प्रेजेंट किया जाएगा और बोला जाएगा इनमें से कौन कथन सही है या नहीं है। आगे समझ में क्या कहना चाह रहे हैं। संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। जैसे आप देखोगे, अभी आपको क्या कहा गया कि अगर निर्वाचन आयुक्त को अगर हटाना है तो वही सारे प्रोसेस होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब अपने पद से हटेंगे या अपना कार्यकाल पूरा करेंगे तो कार्यकाल पूरा करने के बाद किसी पद पे, मतलब जो सरकार के आधार पे जो है उसको छोड़कर किसी अन्य पद पर वो बने नहीं रह सकते हैं। लेकिन जो निर्वाचन आयुक्त हैं यहाँ पर बताया गया कि दूसरी नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई गई है। इसलिए आप देखोगे कभी कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं तो आगे किसी न किसी पद पर मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो जल्दी कहीं नहीं दिखेंगे कि वो आगे चल के ये करने का काम किया, सिवाय कुछ पदों को छोड़कर, जो कि आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखें कि आखिर निर्वाचन आयुक्त का शक्ति क्या है, उसका पावर, उसका कार्य फंक्शन क्या है, उस पर ध्यान देने का काम करेंगे। धन्यवाद।